हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर IITN। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है जिसका नाम मोल कंसेप्ट है, उसे स्टार्ट करेंगे। बेसिक चैप्टर इसलिए बच्चों बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारे बेसिक्स को सीखोगे और आने वाले चैप्टर में इन बेसिक्स का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रॉपर्ली नोट डाउन करिएगा, ठीक है, और अच्छे से नोट्स को मेंटेन करिएगा। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे हेडिंग मोल कंसेप्ट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली यहां पे जो बेसिक चीज आपको सीखना है वो है एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए एटॉमिक मास को अगर डिफाइन करना है तो कुछ इस तरह से हम करेंगे। एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा उसको हम उसका एटॉमिक मास कहेंगे। आई होप सभी को समझ में आया। कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका एक एटम ले लो, उसका एटॉमिक मास निकालो, उसका मास निकालो, उसी को हम उसका एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। अब आज के मॉडर्न टाइम में आप सभी को पता है कि जो एक एटम होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना हुआ होता है, सभी को पता है। और साथ ही साथ आज हमारे पास इतने एडवांस डिवाइसेस अवेलेबल है जिनकी मदद से हम इनके मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह है, ठीक है। तो आज के टाइम में आपके पास अगर पूछा जाए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पे पूछता मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दो बेटा जल्दी से, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा, ठीक है, बिल्कुल ग्राम बना दो अच्छे से। फिर उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछता तो आप बताते 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने तो किलोग्राम में याद किया, तो बेटा 1000 से डिवाइड कर देना बेटा, यहाँ -27 हो जाएगा, -31 किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के टाइम पर आपके पास इतने टाइनी पार्टिकल्स के भी मासेस अवेलेबल हैं। तो आप यहां पे कुछ इस तरह से एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को। एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से आप क्या बोलेंगे कि उस एटम का मास कैलकुलेट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। उसमें जितने भी प्रोटॉन्स है सभी का मास कैलकुलेट करो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है मास निकालो, न्यूट्रॉन्स का निकालो, ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। आइए अब अगर हम एक काम करते हैं, यहां पे आप चीज को ऑब्जर्व करिएगा, बिल्कुल ऑब्जर्व करिएगा, जूमिंग इफेक्ट डालो जल्दी से, देखो कि ये जो मतलब कि हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, दैट मींस कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जब इससे कंपेयर करोगे तो आप ये पाते हो कि जो आपका प्रोटॉन का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास 1840 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो यहां पे एक छोटी सी चीज को समझेंगे जल्दी से। इस टाइम पे जब ये इतना कम मास होता है जो नेग्लिजिबल होता है तो आप क्या करते हैं, एटॉमिक मास जो इस टाइम पे आता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, इसे अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो इस टाइम पे जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो इन दोनों के समीशन के बराबर हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है बेटा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट आ जाता है क्या, आपका एटॉमिक मास। तो अभी आगे जाके हम लेक्चर में थोड़ा सा बढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से एटॉमिक मास मास नंबर के बराबर होता है। बट एक्सक्लूसिवली अगर आपसे पूछा जाता है भैया एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कहोगे मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। अब ये तो हो गई आज के मॉडर्न टाइम की बात। क्या हुआ जब केमिस्ट्री डेवलपिंग स्टेज में थी, जब हमारे पास इन पार्टिकल्स के मासेस की वैल्यू नहीं थी तो हम इस तरह से नहीं बता सकते थे। उस टाइम पे भी एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता था। तो वो कौन सी मेथड थी, उसे समझने से पहले यहां पे हम एक चीज समझेंगे जो कि आपके नॉलेज को एनहांस करेगी। नॉलेज होना चाहिए ना हर एक चीज का। तो देखिए वेरी गुड, समझेंगे और ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। देखिए क्या है कि अगर मैं आपसे यहां पे पूछता व्हाट इज 1 kg या फिर व्हाट इज 1 मीटर, ठीक है, इस तरह से अगर मैं आपसे पूछता कि 1 kg और 1 मीटर क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 kg क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ मास, और इसे आप लेंथ या डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका ओरिजिन क्या रहा, ये किस तरह से 1 kg लिया गया, आखिर 1 kg का मतलब क्या है, किसे 1 kg माना गया। बिकॉज क्या हुआ कि बहुत टाइम पहले जब फिजिक्स डेवलप हो रहा था तो उसके पहले जब हमारे पास यूनिट्स वगैरह नहीं होती थी तो चीजों को एक्सचेंज करने में, समझने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते थे। तो उसे हटाने के लिए धीरे धीरे फिजिक्स के डेवलपमेंट के साथ यूनिट्स का भी डेवलपमेंट होता गया। मास को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया, क्या कौन सी यूनिट ली, kg, ठीक है। तो kg कैसे आया, उसके ओरिजिन को हम यह समझते हैं। तो फ्रांस में पेरिस के पास में
में हमारे पास इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर का ऑफिस है, वहां पे एक रखा हुआ है सिलेंडर जिसका नाम है प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है, सिलेंडर। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि आज से ये जो सिलेंडर है हम इसी के मास को क्या करेंगे, इंटरनेशनली 1 kg मानेंगे। चलो बहुत बढ़िया बात हो गई बेटा, मतलब आपको समझ में आया कि जो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर होता है उसके जो टोटल मास होता है, उसका जितना भी मास होता है, आज से हमने मान लिया कि हमारे लिए ये 1 kg है, ठीक है। अब जो इस भी ऑब्जेक्ट का, ये किसी भी चीज का या मेरा अगर मास मुझे अगर मेजर करना है तो मैं उसे किससे कंपेयर करूंगा, इस सिलेंडर के मास से। सभी को समझ में आया? तो आइए जल्दी से कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियरिटी देते हैं। एक बच्चा दौड़ते दौड़ता है, सर ये मेरे पास आयरन ब्लॉक है, इसका मास कैलकुलेट करो। तो मैंने बोला बेटा कौन सा ब्लॉक है, तो उसने बोला ये लो सर आयरन ब्लॉक। मैंने बोला कुछ मत कर, मार्केट जा, वापस से दौड़ के और वेट बैलेंस लेके आ। तो वो गया, वेट बैलेंस लेके आ गया मेरे पास और मुझे बोलता है सर अब क्या करना है। मैंने बोला एक काम कर, यहाँ पे तेरा ये आयरन ब्लॉक जो है वो रख दे और फटाफट इधर क्या कर कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स रखते जा, क्योंकि तुझे बैलेंस करना है ना। तो ये रखते गया भाई साहब, ये रखते गए। तो उसने देखा कि जो मास ऑफ एन आयरन ब्लॉक आया, ठीक है, आयरन ब्लॉक, वो क्या आया, यहां पे उसे 500 नंबर ऑफ सिलेंडर्स को रखना पड़ा, तब जाके ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहां पे रखा उसने 500 इंटू मास ऑफ अ सिलेंडर। ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, देखिए एक सिलेंडर के मास है, तो अगर टोटल मास देखना है तो 500 इंटू मास ऑफ अ सिलेंडर कर देंगे। सभी को समझ में आया? ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका कोई एक दोस्त है, कोई एक पर्सन है, उसके मास को कैलकुलेट करना है, तो उसको भी क्या करो, वेट बैलेंस के इस साइड बिठा दो, बेटा बेटा बैठ जा चंगू मंगू, और इस साइड आपने क्या करा, नंबर ऑफ सिलेंडर्स को रखते गए। तो रख दीजिए, ये ऐसे नंबर ऑफ सिलेंडर्स रखे, ये आपने रख दिए 1000। इतना भारी है क्या? नहीं रे बेटा। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, मास ऑफ अ पर्सन लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे 70, आइडियली एक एवरेज ले लेते हैं। तो 70 इंटू मास ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ये एक सिलेंडर का मास आ गया। तो आप देखते हैं कि यहां पे आपको एक चीज बार बार यूज करना पड़ेगी, मास ऑफ सिलेंडर। मास ऑफ सिलेंडर कब तक लिखेंगे भाई, कब तक लिखेंगे, जबकि ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि मास ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 1 kg होता है। तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं और इसे बोल सकते हैं 500 इंटू kg, 1 इंटू 500 kg, और ये हो जाएगा 70 इंटू 1 kg, तो ये हो जाएगा 70 kg। तो आपने देखा कि जो एक आयरन ब्लॉक का मास आया वो कितना आ गया, 500 kg। आपने देखा कि एक व्यक्ति का, एक पर्सन का जो मास आया kg में, वो 70 kg हो गया। तो ये यूज करना भी आसान था, समझाना भी आसान था। तो इस तरह से kg का यूनिट का डेवलपमेंट हुआ। हमने कहा कि आज से ये हमारे लिए इसका मास जो भी होगा वो 1 kg होगा। तो इसी को बेस बना के, जैसे यहां पे हमने प्लेटिनियम इरिडियम जो था उस सिलेंडर को एज अ रेफरेंस लिया मास कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। इन द सेम मैनर केमिस्ट्री में भी हम जब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास को मेजर करना चाहते हैं तो एक रेफरेंस यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले चल इसे भी तो समझना पड़ेगा ना, लिख तो दिया है 1 मीटर क्या होता है। तो आइए समझे। बहुत टाइम पहले क्या हुआ कि सबसे पहले एक रॉड ली गई, उस रॉड की लेंथ को बोल दिया कि आज से हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर हो जाएगी। लेकिन बेटा दिक्कत क्या ही पता है कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इसका क्या हो जाए, लेंथ बढ़ जाए, कम होने पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। तो उसका जो उस वजह से इसकी जो 1 मीटर लेंथ थी वो क्या हो गई, बिल्कुल डिफाइन नहीं रहेगी ना। तो फिर क्या किया गया कि आइडियली स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और कंडीशन पर इसकी जो लेंथ थी उसे हमने 1 मीटर तो माना था, लेकिन फिर क्या गया, और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने एक नोबल गैस होती है क्रिप्टॉन, ठीक है, और उसका एक आइसोटोप होता है क्रिप्टॉन 86। इसकी जो लाइट वेव्स जब इमिट हुई, ऑरेंज रेड कलर की जो लाइट वेव जब इमिट हुई तो वो ट्रेवल करने लगी मीडियम में। तो देखा कि ये जो इसकी वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो हमने पाया कि इसकी जो एक वेव लेंथ होगी, ये क्रेस्ट, टॉप क्रेस्ट जो होते हैं और ये थ्रो होते हैं, इनके बीच की जो लेंथ होती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। सभी को समझ में आया? तो हमने पाया कि कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ, ये सेकंड वेवलेंथ, ये थर्ड वेवलेंथ, तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ इतनी 1 मीटर में आएगी, और कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ को नीड होगी 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। तो पहले एक वेवलेंथ को हमने देखा, तो जो आया 1 वेवलेंथ, ठीक है, 1 वेवलेंथ जो आया इसका वो आया 6, यहां पे लिखते हैं, देखो बेटा, ये आया आपका 605.780 नैनोमीटर आया, ठीक है, ये 1 वेवलेंथ का लेंथ आया। तो अब हमने पाया कि जो 1 मीटर होता है वो कितनी वेवलेंथ्स के इक्वल होता है, तो वो होता है 1650763.73 नंबर ऑफ वेवलेंथ्स के।
ठीक है, इतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स के 1 मीटर इक्वल होता है। तो देखिए इसी की मदद से क्या होता है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, कुछ ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल है जिनसे हम लेजर को जब इमिट करते हैं तो जो टारगेट पे जाके स्ट्राइक करती है, तो यहां से लेके वहां तक की हम डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होता है, हम उसे यहां पे डिस्प्ले में देख सकते हैं कि इतनी यहां से वहां तक की डिस्टेंस होगी। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो वो किस पे बेस्ड है, वो इसी पे बेस्ड है। आइडियली इतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ गई, अब ये तो अल्टर होने वाली नहीं है, ठीक है, इतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ गई, उसको हमने 1 मीटर डिफाइन कर दिया। तो यहां पे इसके मास को आपने 1 kg डिफाइन कर दिया, इतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को आपने 1 मीटर डिफाइन कर दिया। तो क्या हुआ, केमिस्ट्री में भी हमने कुछ ऐसा ही किया। क्या किया, आइए देखते हैं। केमिस्ट्री में हमने क्या किया बच्चों कि देखिएगा 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन 12 जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का एटम। वेरी गुड, ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया कि आज से हमारे लिए स्टैंडर्ड है। कार्बन 12 एक आइसोटॉप है कार्बन का जो कि पूरे कार्बन का 98.93% में अवेलेबल है। सो स्टेबल भी है, इसीलिए हमने क्या करा, इस एटम को एज ए रेफरेंस यूज किया और इसी की मदद से क्या करा, बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हमने डिफाइन किया। जैसे कि वहां पे प्लेटिनियम इरिडियम के हमने उसके मास को 1 kg डिफाइन किया, मतलब उसको हमने एज ए रेफरेंस यूज किया। इन द सेम मैनर हमने भी 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। अब इसी के बिहाफ पे हम बाकी के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे। जैसे कैसे, आइए जरा समझते हैं। अगर आपसे मैं यहां पे पूछता हूं मास ऑफ, ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे मैं यहां पे पूछता, अगर मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम अगर देखना होता तो क्या कहते हैं सर, बताइए, 14 इंटू यहां पे आ जाएगा 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा, मतलब कि इस नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होगा, मास ऑफ 1 एटम मतलब मास ऑफ एन एटम, ठीक है, वो ए से निकलेगा इसके रेफरेंस से। ठीक है यार बेटा, आगे बढ़ते गए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मास ऑफ 1 सोडियम एटम लेना हो, ठीक है, सोडियम एटम लिया हमने यहां पे, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 23 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ये कुछ इस तरह से आपने बताते चले गए। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा था कि बार बार जब अगर हम किसी भी एक एटम के मास को, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, यहां पे अगर हम सोडियम लेते हैं, इनके एटॉमिक मास को डिफाइन करना, तो क्या बार बार हम इस तरह से लिखते चलेंगे, नहीं ना। तो हम तो क्या चाहते हैं कि चीजों को सिंप्लीफाई करना जानते हैं। तो हमने यहां पर क्या करा, इस पूरी चीज को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हमने बोल दिया कि आज से ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक यूनिट बन जाएगी, जिसे हमने AMU नाम दिया, एटॉमिक मास यूनिट। यस, आपको समझ में आया। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाता है कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो आप यहां पे मेंशन करेंगे, क्या पता है, 16 AMU, ये हो जाएगा इसके लिए। आपसे अगर नाइट्रोजन के लिए पूछेंगे तो 14 AMU हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर आपसे यहाँ पे पूछते हैं तो ये हो जाएगा 23 AMU। ये आपने निकाल लिया ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास, ठीक है, और सोडियम के एक एटम का एटॉमिक मास। सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट चीज समझी, जिस चीज को रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज किया, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है, और 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम को हमने क्या कहा, AMU, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आप लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका है 1 AMU, ठीक है, इसे कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, अभी आपने देखा, क्या देखा यहां पे आपने देखा 1 AMU
इक्वल्स टू क्या पाया बेटा आपने 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, इसका रीजन भी बता दिया है। देखो क्या होता है कि जो C12 होता है एक आइसोटोप होता है जो कि 98.93% में टोटल कार्बन के अवेलेबल है अमाउंट में। ठीक है, एबेंडेंट मात्रा में है, इजीली भी अवेलेबल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हमने 1 AMU तो निकाल लिया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? देखिए आपको ये पता था जैसे कि जो प्लेटिनियम इरिडियम था उसको हमने 1 kg मान लिया। ठीक है, उसका मास था, हाँ इतना मास है उसके अंदर, वो हमने 1 kg मान लिया। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? ठीक है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो हमने जैसे डिस्कशन किया था कि आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर जैसे डिवाइस बना। बहुत टाइम तक हमें वैल्यू पता नहीं थी इसकी, हम बस यूज करते जा रहे थे 1 AMU एंड ऑल। फिर धीरे से डिवाइस बना, स्पेक्ट्रोमीटर बना, उससे हमने देखा कि जो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम आया उसकी जो वैल्यू आई, ठीक है, किसके थ्रू हमने मेजर किया? स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर, दिस इज अ डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस वी कैन मेजर द मास ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस। ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन 12 का भी हमने इसके थ्रू क्या करा? मास को मेजर किया। तो हमने पाया कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो आया 1.99, ठीक है, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया। ठीक है, ये तो कार्बन 12 के एक एटम का मास आया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहां पे हमने 1/12 से इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे भी जब आप इस तरह से कुछ करोगे 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, तो आप पाओगे कि क्या पाओगे बेटा? 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, ये जो आया कितना आया पता है आपको? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यस, और ये वैल्यू आपको ही देखी हुई लग रही है, दिखेली लग रही है, बोलो हाँ या ना? यस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि यहां पे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना आया? 1.99। किससे मेजर किया हमने? स्पेक्ट्रोमीटर से देखा इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 1 AMU का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला, और वो आई हमारी 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आपसे कभी भी अगर एक एटम के एटॉमिक मास को पूछे तो आप उसे AMU में बताएंगे। अगर AMU में दिया हुआ है दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, अगर उसके मास की वैल्यू को एग्जैक्टली आपको ग्राम में चाहिए, जैसे कैसे? अगर मैंने आपसे यहां पे पूछा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? 16 AMU, या मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ऐसा भी बोल देते तो 16 AMU। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे ग्राम में चाहिए तो आप क्या करोगे? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इस तरह से ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी? ग्राम में आ जाएगी। और ये आपका AMU में लिखा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम, ऑफ अ एलिमेंट। सभी को समझ में आया? इसे नोट करेंगे। इसके बाद क्या हुआ बेटा? जैसे कि आपने देखा होगा, यहां तक तो हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है। अब हम यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए, जो नेक्स्ट बेसिक है हमारे लिए, जिसे हमें पढ़ना है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। यस, देखिए जो फर्स्ट बेसिक था हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारे लिए एटॉमिक मास। जो नेक्स्ट है हमारे लिए वो क्या है? हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आइए समझते हैं इसे, हम यहां पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट, यहां पे मैं बोलता हूं मास ऑफ एक्स, ये ले लेते हैं 80 kg, वेरी गुड। यहां पे बोलते हैं मास ऑफ वाई, ये ले लेते हैं हम 40 kg। अब मैं बोलता हूं मास ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या रिलेटिव टू एक्स। मास ऑफ एक्स रिलेटिव टू एक्स, मास ऑफ वाई रिलेटिव टू एक्स अगर निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे? यहां पे बोलेंगे मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ एक्स। बचपन से बेसिक मैथ्स है,
पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं, ठीक है, 10th क्लास में भी देखा हुआ है आप लोगों ने। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, y का जो मास है वो कितना है 40 और x का जो मास है वो कितना है 80। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपका यूनिट लेस, ठीक है, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो रिलेटिव हमको एटॉमिक मास देखना है, तो हर एक एटम के मास को हम किसके मास से कंपेयर करेंगे, किसके रिलेटिव निकालेंगे, हम यहाँ पे हमारे 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो था कंसेप्ट था मैथ्स का, ये जो आपने सीखा ये बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट था, बस इसी को हम यूज करेंगे किसके लिए, रिलेटिव वर्ड के लिए। ये रिलेटिविटी यहाँ पे देखिए हमने, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, या रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे पहले वो कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सभी को क्लियर है। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना था हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकाला, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम यहां पे लिख देंगे और उसके किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, किसके रिलेटिव में निकालेंगे, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ये इसका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा लोग, अब आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे अगर मैं बोलता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम अगर मुझे लिखना हो, और नीचे क्या आ जाएगा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने देखा है, क्या हो जाएगा 16 AMU। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड, आप बहुत समझदार है। और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, AMU, तो यहां पे लिखेंगे 1 AMU। तो देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 16। सभी को समझ में आया। तो देखिए 16 AMU रिप्रेजेंट्स दी एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, और यहां पे अगर एक्सक्लूसिवली 16 की बात करें तो 16 क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, जहां पे हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को देखते हैं किसके साथ, कार्बन 12 के एक एटम के साथ, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सभी को समझ में आया। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछता, अगर मैं आप लोगों से यहां पे एक चीज पूछता, क्या पूछता जरा देखिएगा, यहां पे अगर मैंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, क्या लिखता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, 16 और 16 AMU, तो आप बोलेंगे ये मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है, और ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सभी को समझ में आया। तो ये यूनिट लेस है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एक एटम का मास। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जो आपका मास नंबर होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। मास नंबर इक्वल्स टू ये हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जब भी अगर आप मास नंबर के आगे AMU लगा दोगे तो उससे आपको उस एलिमेंट के एक एटम का मास पता चल जाएगा। सभी को समझ में आया। प्लीज ध्यान से समझिएगा। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसा मैंने बताया वो देखते हैं कि हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर आता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे हमें AMU लगा दे या फिर मास नंबर के आगे लगा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके एलिमेंट के एक एटम का मास। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, AMU में और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। समझ में आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट लेस क्वांटिटी, नोट करिए आप इसे। तो बेटा लोग अभी हमने ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं देखा था एटॉमिक मास का, तो आइए देखते हैं क्या बताएंगे आप इसमें। ऐसा कुछ लिखेंगे, एटॉमिक मास इज अ नंबर विच
tells that how many times an atom of an element, ठीक है, element is heavier than 1/12 mass of 1 कार्बन 12 एटम। मतलब कि इससे कितना हैवियर है वो हमें एटॉमिक मास बताता है। किसी भी कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का वो कितना हायर है, ठीक है, कितना हैवियर है, ठीक है, किससे, कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 से। सभी को क्लियर है? तो इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेसिक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेसिक है जो हमें सीखना है, जो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, सबसे पहला था फर्स्ट एटॉमिक मास, सेकंड था रिलेटिव एटॉमिक मास। आपने देखा यहाँ पे जैसे अगर मैं ऑक्सीजन के लिए 16 लिखता हूँ और यहाँ पे 16 AMU लिखता हूँ तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दी एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, और यहाँ पे भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास की ही बात कर रहे हैं। सभी को क्लियर है? ये रिलेटिव एटॉमिक मास या मास नंबर के आगे AMU लगा दोगे तो उसके एक एटम का मास आ जाएगा। प्लीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा आप नोट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास इज दी, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज दी सम ऑफ ऑल दी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके सारे के एटॉमिक मास को जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पे H2O की बात करता हूं तो मुझे बताएं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16, तो यहां से आपको मिल गया 18। इन द सेम मैनर अगर इफ आई एम आस्किंग H2SO4 तो देखिए हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, सभी को प्लस करना है बेटा। एस का कितना हो जाएगा? 1 एटम है सल्फर का, और ये हो जाएगा आपका 32 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन एटम से यहाँ पे, और एक का कितना होता है? 16, तो ये आपका आ जाएगा 98 इसको ऐड करने पे। सभी को क्लियर है? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके सबके एटॉमिक मास को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 90 है। तो इस तरह से हमें क्या करना रहेगा? मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना रहेगा। अगर आपसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात H2SO4 के रेस्पेक्ट में बात करता और मैं यहाँ पे एक एंड पे 18 लिखता और यहाँ पे मैं क्या लिखता? 18 AMU, तो आप बच्चों को समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप बात करोगे, क्या बात करोगे बेटा? यहाँ पे आप बात करोगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। आ गई बात समझ में? और यहां पे क्या बात करोगे? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। H2O के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 18 AMU होगा, और 18 लिखा है तो वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन आप में से बहुत बच्चे शायद ये सोच सकते हैं कि सर AMU तो एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब एटम के लिए यूज हो रहा है। तो बेटा उन बच्चों की बोलना चाहिए शंका को शांत करने के लिए हम बोलते हैं कि इसे आप 18U भी लिख सकते हो। ये जो होता है वो होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। 18U दैट मीन्स यूनिफाइड मास, ठीक है। तो यहां पे आप बोलेंगे कि 1 AMU और 1U जो होता है यूनिफाइड मास वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो आप इसे एटम के लिए भी यूज कर सकते हो और इसे मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा। और स्पेसिफिकली चाहे मॉलिक्यूल के यूज करना तो आप 18U लिख सकते हो, ठीक है, यूनिफाइड मास करके। तो नोट करिए इसे अच्छे से। सो अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबके एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों के। तो आइए कुछ एटॉमिक मासेस देखते हैं हम। तो आप लिखेंगे यहाँ पे
लिख लीजिए, इसे याद भी रख सकते हैं, वरना क्वेश्चन में तो आप सभी को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा लोग, क्या लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर उसके बाद आ जाएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी फैमिली आती है आपकी, आ जाएगी बताओ, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पे इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 7 होता है बेटा, इसका 9 होता है, इसका कितना हो जाएगा 11, 12, 14, इसका आपका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 19 और इसका हो जाएगा 20, ठीक है। इस तरह से आप सभी को याद रखना है। इसके आगे अगर आपने देखना चाहें तो आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आ जाएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ पे इसका बोलेंगे 23, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 31, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 35.5। सभी को क्लियर है। फिर इसी के साथ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपके पास कौन सा ग्रुप बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पोटेशियम, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेशियम के बाद आ जाएगा कैल्शियम, यहाँ पे पोटेशियम का आप बोल देंगे कितना हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा आपका 40। फिर अगर डी ग्रुप में चले जाते तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्रोमियम, मैग्नीज, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कॉपर, फिर उसके बाद Fe, एक काम करिए यहाँ पे ले लीजिए आयरन, फिर कॉपर और फिर जिंक, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 52, ये आपके पास आ जाएगा 55, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 63.5 और ये हो जाएगा आपका 65। सभी को क्लियर है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले सिल्वर बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आयोडीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप मरकरी को भी ले सकते हो, बिकॉज ये क्या होने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं। इसका कितना हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 127, ये सब एटॉमिक मासेज, ये हो जाएगा 208 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 200 और उसके बाद अगर आप देखोगे लीड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 208। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मासेज है जो हमें आना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इसे एज अ रेफरेंस नोट कर सकते हो। तो नोट करेंगे आप सभी। अच्छा, इन पे बेस्ड हम एक काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मासेज निकालते हैं, कुछ हम कंपाउंड्स लेते हैं। देखिए आइए, देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ CaCO3, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आप CaCO3, तो बताइए कैल्शियम का कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा एटॉमिक मास। फिर कार्बन का आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 12, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने हैं, एटम से 3 है और वो होता है कितना 16, तो 16 × 3, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका कितना 40 कितना हो जाएगा 48 और 88 प्लस आप यहाँ पे देखेंगे 12, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 100, ठीक है। सभी को क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक। सेकेंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लेते हैं शुगर ले लेता हूँ, चलो शुगर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ शुगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, C12, यहाँ पे आपका आ जाएगा H22O11, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा 12 × 12, देखिए बेटा 12 × 12 प्लस 22 × 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 × 22 22। बेटा ये आप सभी को करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, 16 × 11, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको कॉल करोगे तो कितना आ जाएगा 144, ये 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 16 और 176। फिर आप इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 342 के आसपास कुछ आना चाहिए, ये 342 कैलकुलेट करेंगे, 6 6 12 1 और 7 9 और 13 4, ठीक है, वेरी गुड, ये आपका आ जाएगा 342। नेक्स्ट अगर आपको और भी कैलकुलेट करना है तो मैं लिखते जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाएंगे। यहाँ पे आप लिखिए K4Fe, ठीक है, CN6, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ जाएगा इसका। तो देखिए आपका पोटेशियम कितना हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा आपका 39 × 4 प्लस आयरन का कितना आ जाएगा आपके पास 56 प्लस उसके बाद यहाँ पे 6 × यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इंटू मत कर देना, इंटू में दिख रहा है तो है ना, मतलब इसका इसमें इंटू, इसके एटॉमिक मास का इसके एटॉमिक मास में इंटू नहीं करना, ऐड करना है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा उसको हमें ऐड करना है, सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे 6 कितने, कार्बन के कितने एटम है भैया 6 है, नाइट्रोजन के भी कितने 6 हैं, तो कार्बन का कितना होता है बेटा यहाँ पे 12, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 28, तो यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करोगे सो इट विल कम अराउंड 368 के आसपास अप्रोक्सीमेटेड आएगा, ठीक है। फिर अगर आप बात करें आगे, नेक्स्ट चलिए नोट करिए, बताइए MgCl4 × 6H2O, बताइए क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना आ जाएगा 24 प्लस 4 × यहाँ पे आ जाएगा आपका 35.5 MgCl2 करो यहाँ पे MgCl2, ठीक है, × 6H2O, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2
प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू हाइड्रोजन का कितना आता है, सॉरी H2O का कितना आ जाएगा बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 2, 2 प्लस ये 16 कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 6। तो ये आप करिए कैलकुलेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 71 प्लस 108 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 203 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो MgCl2 इंटू 6H2O जो आ रहा है कितना 203 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे K4FeCN6 ये कितना आ जाएगा 368 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या ले सकते हैं, एक एक कंपाउंड ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हम ये सबको लेके इनके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये चीजें होना जरूरी है, ठीक है। तो करिए नोट इसे। चलिए बच्चों, अभी मॉलिक्यूलर मास देखा, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम जो सीखेंगे, ठीक है, वो हो जाएगी मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या होता है इसके बारे में समझना है, ठीक है। और यहीं से हम धीरे धीरे मोल कॉन्सेप्ट के टुवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा उसे हम मोलर मास कहते हैं। तो आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं इधर, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। ये आपकी समझने के लिए, ठीक है, ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं ये आपकी समझने के लिए, मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है आपको जानना है वो है 1 मोल क्या होता है, इजंट इट, बोलिए हाँ या ना। दूसरी जो चीज है हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर होगा और उसको जो भी हम मास निकालेंगे वही हमारा उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा मोलर मास होगा। जैसे कैसे, आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आई हैव 12 मार्कर्स, तो हम इसे और कौन सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, देखिए आई हैव 1 डजन मार्कर्स, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स कि देखिए 1 डजन को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 12 नंबर से। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर्स आ गए तो आप यहाँ पे कहोगे कि आई हैव 1 मोल मार्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिएगा ध्यान से, 1 मोल को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, इतने नंबर से। और देखिए कितना बड़ा नंबर है, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मार्कर्स, ठीक है। यहां पे अगर आप इस प्रकार से ये भी लिखते हो, ये 1 मोल का जो नोटेशन है कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो तो भी गलत नहीं होगा, 1 मोल मार्कर्स, ठीक है, ठीक है। तो उसका मतलब कितना हो गया मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर्स, देखना आप ये। तो यहाँ पे ये 1 मोल का भी मतलब वही है। दैट मीन्स कि अगर ये पूरे डिटेल में लिखा हुआ है और ये उसका नोटेशन है MOL, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 2 मोल 3 मोल। अब अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है x मोल मार्कर्स, तो दैट मीन्स कि x इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मार्कर्स आएंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहा 1 मोल पेन, इसका मतलब क्या हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पेन्स। सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात हो गई। चलो इसको समझने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या हुआ कि ये जो नंबर था, क्या कौन सा नंबर हमारा 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और ये जो होता है ये होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर आप नोट करते जाइएगा। एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं एवोगैड्रो का मतलब क्या हो गया, ये एक मोल को रिप्रेजेंट करता है और इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात आप सभी को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो ये मोलर मास होता है, ठीक है, इसको हमेशा हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि जब हम मास निकालेंगे तो दैट शुड बी इन ग्राम। किस में होना चाहिए, शुड बी इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में देखेंगे। और इसकी यूनिट भी अभी हम देखने वाले हैं, तो आप ये नोट करते जाइएगा जो जो चीजें मैं यहाँ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कहता, इफ मास ऑफ 1 मार्कर इज 20 ग्राम, देन अगर किसी मार्कर का, किसी एक मार्कर का जो मास है, एक मार्कर का जो मास है, ये देखो, ये इस मार्कर का जो मास है वो कहता हूं मैं 20 ग्राम है, तो इसका मोलर मास क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका जो मोलर मास होगा ना, मोलर मास ऑफ मार्कर, इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे पता है, आप यहां पे बोलोगे
20 इंटू Na। ठीक है, सबसे पहले 1 मोल लेना पड़ेगा ना आपको, 1 मोल लोगे, फिर उसके बाद 1 के मास से हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो आपको मोलर मास निकालना है, किसका? मार्कर का। तो मार्कर कितने लेना है आपको? 1 मोल, दैट मीन 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मार्कर्स लेना है, फिर उसमें एक मार्कर के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 20 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कुछ आ गया, बोलो हाँ या ना। यहां से आगे बढ़े, देखिए अगर मैं आपको यहां पे ऐसा कहता, इफ मास ऑफ अ बॉक्स इज 100 किलोग्राम, ठीक है, देन अब आप क्या बोलते हैं सर? अगर आपके पास कोई एक बॉक्स है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, देखो बहुत आसान है, किसी एक बॉक्स का जो मास है आप लोगों के पास वो है 100 kg, ठीक है, तो उसका मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले एक बॉक्स का जो मास है वो है 100 kg। तो आपको अगर मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ अ बॉक्स, तो क्या बोलोगे बेटा? यहां पे बोलोगे 100 इंटू kg है, हमको ग्राम में रखना है, तो 1000 इंटू Na, दैट मीन्स की क्या हो जाएगा ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, तो आपने देखा मोलर मास समझ में आया। ठीक है, किसी भी चीज का अगर मोलर मास निकालना है तो उसके हमें उतने नंबर ऑफ क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इस चीज को लिखते हो, यहां पे अगर आप इस चीज को लिखते हो, क्या लिखते हो 1 मोल इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहां पे ये जो पार्टिकल्स होंगे इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, देखिए ये जो पार्टिकल्स है आपके यहां पे एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यहां पे आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह से ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर मैं कह रहा हूं आई हैव, यहां समझिएगा 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स कि जो H2O के मॉलिक्यूल्स है, जो ये H2O के मॉलिक्यूल्स है, ये कितने हैं मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है H2O के मेरे पास। देन आई विल से आई हैव 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आपको क्या समझ में आया, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एग्जैक्ट यूनिट जो है अभी हम देखने वाले हैं, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं, इस क्वांटिटी को, इतने नंबर को हम 1 मोल रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगर हम यहां पे आगे बढ़े तो हमने देखा कि अगर 1 मोल, अगर मुझे मोलर मास ऑफ मार्कर निकालना है तो उतने नंबर ऑफ पहले मुझे मार्कर चाहिए होंगे और 1 के मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, इसी कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं, यहां पे आप इसे नोट करिएगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं फॉर्मूला निकालता हूं, मोलर मास का अगर मैं फॉर्मूला निकालता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ तो? क्या कर रहे थे, मास ऑफ अ यूनिट पार्टिकल या यूनिट एलिमेंट कहेंगे हम, इनटू क्या कहोगे Na। ठीक है, मास ऑफ अ यूनिट, ठीक है, मास ऑफ अ यूनिट, दैट मीन्स कि उसके एक यूनिट का जो भी हमारे पास मास होगा वो, और उसमें जो भी हमारे पास 1 मोल होगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। अब आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको यहां पे कहता मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या होता बेटा, मास ऑफ अ यूनिट, इसका मतलब क्या होता, जरा एक बात बताओ, ऑक्सीजन के एक एटम का, देखो क्या निकाल रहे हो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम भी लिखना हो तो लिख दो। ठीक है, तो एक एटम का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 AMU इंटू Na, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 16 इंटू AMU का मतलब क्या हो जाएगा बताइए 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे Na कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको यहां से पूछता, मैं एक और एग्जांपल लेते और कहते मोलर मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23 AMU इंटू
Na, और आप यहाँ पे देखेंगे 23 इंटू ये कितना हो जाएगा बताइए, 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे एक आधा एग्जाम्पल और लेते, नाइट्रोजन ले लेते, अगर आप मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन बेटा, तो कितना हो जाता बताइए, 14 AMU इंटू Na, और यहाँ पे आप क्या मेंशन करते हैं, 14 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम इंटू, अच्छा ये ग्राम में है, देखिए ये AMU लिखने के बाद मैं उसकी ग्राम में वैल्यू रख रहा हूं, तो ये ग्राम में आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे भी इसको सॉल्व करने के बाद ग्राम में आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, Na 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम में आने वाला है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पे अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का, एटम का, मॉलिक्यूल का, या फिर किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मोलर मास निकालना, तो उसका एक मोल तो लेना पड़ेगा, जो कि हमने ले लिया, और उसके एक यूनिट के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे का मोलर मास आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी अगर मैं मोलर मास निकाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला और ये वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बार बार प्रोडक्ट में आ रही है, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, तो क्यों ना इन दोनों को एक बार हम कैलकुलेट करके सॉल्व करके रख लेते हैं, और बार बार हम इन दोनों को AMU इंटू Na का प्रोडक्ट जब भी आएगा तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे, बोलो हाँ या ना? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो देखिए अभी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि अगर मैं यहां पे 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.02 आता है, और उसे हम अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर कर लेते हैं 1 के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, जरा यहां देखो, मैं यहां पे लिखता हूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या हो जाएगा 16, इस पूरे के, ये ग्राम में था, AMU क्या होता है, दिस मच ऑफ ग्राम, बोलो हाँ या ना? तो यहां से ग्राम आएगा, ये तो यूनिट लेस था हमारा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कितना आया था, 1 आया था। उसी प्रकार से अगर आप क्या बोलोगे, मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम आ गया। देखो इसके प्लेस में क्या रखने वाले हैं, प्रोडक्ट में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ग्राम में आंसर आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए ग्राम, ग्राम एंड ग्राम, जब आप AMU को रिप्लेस कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा 14 ग्राम। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्व किया क्या, बोलो हाँ या ना? कुछ ऑब्जर्व किया। जिस भी एटम का अगर मुझे मोलर मास निकालना है, तो उसके एटॉमिक मास के आगे मैं ग्राम लगा दूंगा, तो उससे मुझे मोलर मास मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे बहुत आसान चीज़ है, आप ध्यान से समझो। किसी भी एटम के एटॉमिक मास के आगे अगर मैं ग्राम लगा दूंगा, तो मुझे उसका मोलर मास पता चल जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं आपके सामने यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 16 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपके पास 16 AMU लिखता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 16 ग्राम लिखता हूँ, तो आप इन तीनों से क्या समझते हो, जरा जल्दी से बता दो मुझे। ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो हो जाएगा आपका बेटा क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। एक एटम का जो मास आया, एटॉमिक मास, वो हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ये मोलर मास हो जाएगा। सभी को समझ में आया? ठीक है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के लिए भी देख सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता कुछ इस तरह से H2O, ठीक है, तो H2O के लिए अगर मैंने सिर्फ 18 लिखा, यहां पे अगर मैं लिखता 18U लिखता, और यहां पे लिखता 18 ग्राम, तो क्या समझते हैं इन सबसे? आप ये कहते कि सर ये जो हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक H2 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये मोलर मास ऑफ H2O, H2O का क्या हो जाएगा, वो मोलर मास। सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। तो बेटा यहां पे आप सभी ने देखा, बच्चों क्या देखा आपने,
कि हमें अगर किसी का भी मोलर मास निकालना है किसी भी एटम का, तो उसके एक यूनिट का हम क्या ले लेंगे, मास ले लेंगे, और साथ ही साथ उसमें हम एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल जो कि हमारा क्या होता है 6.023 × 10⁻23 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमें ग्राम में मिलने वाला है। तो यहीं से हम एक कंसेप्ट, एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो क्या है, देखिए 1 AMU, ठीक है, या फिर आपने क्या देखा था 1.66 × 10⁻⁻24 इंटू, ठीक है, यहां पे क्या आया था आपका 6.023 × 10⁻23, ठीक है, ये ग्राम में था। इक्वल्स टू, इसको हमने सॉल्व किया था, तो आपको नहीं लगता कि वो 1 ग्राम आया था? बोलो हाँ है ना, बिल्कुल आया था। सो दैट मीन्स कि आप क्या बोल सकते हो, यहां पे जो 1 AMU है वो क्या हो गया 1 Na इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 1 AMU इंटू 1 Na इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, ठीक है। ये एक छोटा सा रिलेशन निकाला हमने। जैसा क्या, कोई भी अगर एटॉमिक मास यूनिट है, जो भी AMU, 2 AMU, 3 AMU, 16 AMU, उसको हम क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका ग्राम में आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको कभी भी यूज करना पड़ सकता है, सभी नोट करेंगे इसको। अब इसके बाद अच्छा, यहां पे हम एक चीज और देखते हैं। क्या देखना है बेटा, कि जो यूनिट है, ऑफिशियल यूनिट ऑफ मोलर मास, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगी आपकी ग्राम पर मोल, ठीक है। मतलब एक मोल में कितना मोलर मास है, तो हम इसीलिए बोलते हैं ग्राम पर मोल। बट जब भी अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो उसके पीछे जो यूनिट आएगी उसको ग्राम ही लिखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, मास की यूनिट क्या होती है बेटा, केजी, ग्राम एंड ऑल, ठीक है। तो मोलर मास निकालना है तो उसके पीछे मास क्या मेंशन करेंगे हम, ग्राम, ठीक है। बट पर मोल होता है वो, एक मोल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा एक छोटा सा फॉर्मूला देखा, उसको अभी यूज होने वाला है आगे। बट अभी अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट का। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मोल कंसेप्ट। अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो हमें निकालना है, हम किस किस से लिखेंगे, वॉल्यूम से निकालना देखेंगे हम, फिर उसके बाद मास से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है, वो किससे निकालेंगे, मास से। तो आप यहाँ पे सब हेडिंग डाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम मास, ठीक है। जो भी हमको गिवन मास होगा उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, देखो करते हैं स्टार्ट। क्या होगा कि आपने देखा कि 1 मोल जो है उसके अंदर m ग्राम मोलिकुलर मास होगा। तो मुझे बताइए 1 ग्राम मोलिकुलर मास में आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, सही यस और नो। अगर आप यहां पे W ग्राम लेते हैं किसी सब्सटेंस का, तो उसमें क्या हो जाएगा, W अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या किसका, मोलर मास। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। अब यहां से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, जो भी गिवन मास है, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस का गिवन मास है उसको उसके मोलर मास से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो यहां से इससे फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है आपको तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो जो भी मास दिया हुआ है उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल यहां पे चलो एक क्वेश्चन ही देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स इन किसमें, 10 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। इसमें निकालते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या देखना होगा, CaCO3 का मोलर मास क्या होगा। तो देखिए मोलर मास निकालना आपको सिखाया था। कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो अभी सिखाया था मोलर मास क्या होगा, उसके एटमिक मास के आगे हम ग्राम लगा देंगे तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, उस एटम का मोलर मास पता चल जाएगा। सो देयरफॉर वी आर सेइंग कि यहाँ के इनके एटमिक मास देखेंगे, टोटल का ऐड करेंगे, उसमें ग्राम लगा देंगे तो हमें उसका मोलर मास मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका मोलर मास, अगर हम देखें मोलर मास, तो ये आ जाएगा आपका 40 + 12 + 48, ठीक है। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम। तो ये किसका मोलर मास आ गया, CaCO3 का। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो कुछ मत करिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, यहां पे गिवन मास कितना है 10 ग्राम, तो यहां पे लिख दिया 10, और नीचे कितना आ जाएगा 100। तो आप देखें 0.1 मोल आ गए, ठीक है, ये लिख सकते हैं इस तरह से। तो
यहां पे इतने मोल का मतलब क्या है, 0.01 मोल, दैट मीन्स कि इतने CaCO3 के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। सभी को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करिए। नेक्स्ट अगर एक और क्वेश्चन देखना चाहें यहां पे तो आप देख सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होगा। क्या होगा बेटा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, अगेन वही लेते हैं 15.8 KMnO4, ठीक है। इसमें अगर हमको निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा मेरे, मोलर मास। तो आओ मोलर मास निकालो। इसका क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इसका कि पोटेशियम का कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा आपका 39। फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीज का निकालना है तो 55 हो जाएगा यहां पे ये, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा 64। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा पता है, 158। सो दैट मीन्स कि आपके पास इसका मोलर मास कितना आ गया, 158। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स देखना है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये मोल्स कर लो यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा कितना, कितना दिया हुआ है 15.8 डिवाइडेड बाय 158। सो यहाँ से भी 0.1 मोल्स मिल गए आपको, ठीक है, किसके, 0.1 मोल ऑफ KMnO4। सभी को क्लियर है? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास से। सभी को समझ में आया? अब यहां पे ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं हम, ट्रिक देख लेना बेटा। ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं। ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास मास गिवन है और मास से आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो देखिए अगर मास गिवन है और अगर मोल निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, और अगर नंबर ऑफ मोल दिए हुए हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो हमें मास पता चल जाएगा उसका। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, आगे जाके हम इसको भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहने वाला है, ठीक है, देखो, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये हमको दे दिया है, ठीक है। ये किसी एलिमेंट भी मान लो, कोई एक एलिमेंट मान लेते एक्स, उसके अंदर कोई एक एटम है, उस एटम का जो हमें मास दिया हुआ है, एक एटम का जो मास है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 किलोग्राम ऑफ एट। अब उसके इतने मास में मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उस एटम के, किसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर। सभी को समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपको क्या करना है कि कोई एलिमेंट एक्स दिया हुआ है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ, एक एटम का इतना मास है, तो उसके इतने मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो निकालना है। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 19.2, दैट मींस ग्राम में लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। अब यहां पे क्या आता है, मोलर मास। तो जरा सुनिएगा, मोलर मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल के एक मोल का जो मास होगा उसको हम मोलर मास कहते हैं। तो ये जो एटम है उसके एक एटम का मास इतना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू, अब यहां पे क्या होगा बेटा, ये तो एक एटम का है, अगर मुझे इस एटम का मोलर मास लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 6.023 इंटू 10⁻23 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटेड आंसर आएगा 2000। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 2000। ठीक है, तो करिए नोट इसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देखेंगे आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वही 1 kg, मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स का जो मास होगा वो 1 kg होगा, हमको ये देखना है। ठीक है,
तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, जो भी स्टूडेंट है अगर आप वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी मैं बता रहा हूँ पहले आप उन्हें आराम से समझो फिर ट्राई करो। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कि उसका मास 1 kg, तो गिवन मास कितना है आपको सबसे पहले समझ में आ गया, कितना है 1 kg। अब मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये मोलर मास क्या मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है वो हमें पता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो देखिए गिवन मास कितना दिया हुआ है 1000 और नीचे 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम इंटू नंबर ऑफ मोल्स का इंटू करेंगे 0.23 × 10⁻23। अरे बताओ हाँ या ना, बहुत आसान हो गया। अब तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप इसको करोगे तो 1.5 × 10⁻5 1.8 × 10⁻5 इतने नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया, ठीक है, करिए नोट इसे।